अर्जुन भारद्वाज के पीछे लगे पते पर पहुंचा तो अर्जुन भारद्वाज तस्वीर के पीछे लगे पते पर पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी शांति छा चुकी थी। हवा में कुछ तेजी आ गई थी। आसमान में बरसाती बादल मंडराने लगे थे। किसी भी समय बरसात हो सकती थी। गली के मोड़ पर उसने कार खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ गया। गली के दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स की कतारें थी। रागिनी की सहेली का फ्लैट पायल अपार्टमेंट में था। 1 मिनट की तलाश के बाद उसे पायल अपार्टमेंट मिल गया। वो 6 मंजिला था और काफी पुराना बना लग रहा था। अपार्टमेंट के बाहरी फाटक पर चौकीदार मौजूद था, जो कि मुस्तैदी के साथ स्टूल पर बैठा हुआ था। इतनी रात गए अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए सफाई देनी होगी। उसके बिना वो भीतर जाने नहीं देगा। जबकि अर्जुन अर्जुन भारद्वाज के पास सफाई के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो अपार्टमेंट की दीवार के साथ अंधेरे में सरक गया और भीतर प्रवेश करने का कोई मुनासिब रास्ता तलाशने लगा। तभी सामने कार की हेडलाइट चमकी, जो कि अभी अभी गली में आई थी। कार बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। अर्जुन दीवार के साथ ही नीचे बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे वहां खड़ा देखे और खामखा शक करे। ऐसा होने पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता। करीब आती हुई वो कार पायल अपार्टमेंट के 20 गज आगे जाकर रुक गई। अर्जुन की निगाहें कार पर थी। कार की हेडलाइट बंद हो गई। लगभग आधे मिनट के बाद कार का पिछला दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही कार की भीतरी डोम लाइट जली। भीतर से दो आदमी बाहर निकले और कार का दरवाजा बंद होते ही डोम लाइट बंद हो गई। परंतु इतने में ही अर्जुन ने कार के भीतर जो देखा वो उसके शक पकाने के लिए काफी था। वो ठगा सा वैसे ही बैठे का बैठा रह गया। कार की ड्राइविंग सीट पर मनोहर लाल मौजूद था और कार से उतरने वाले सूखे पतले दोनों व्यक्ति बेहद खतरनाक लग रहे थे। स्पष्ट था कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के खतरनाक हत्यारे थे। यहाँ पर दोस्तों एक पेज गायब है, तो मैं उससे आगे शुरू करता हूँ। हुआ ये है कि उनको देखकर, हत्यारों को देखकर अर्जुन अंदर गया है और उसने लड़की का फ्लैट का दरवाज़ा खुलाया है। लड़की ने शायद उससे पूछा है, तुम्हें शर्म नहीं आती या कुछ भी। अगला डायलॉग है, आती है लेकिन शट अप, युवती ने झल्लाकर कहा। गो फ्रॉम हेयर। मैं आपको बचाने आया हूँ। बचाने? युवती ने हैरानी से आंखें फाड़ी। हाँ, आपकी जान खतरे में है। अर्जुन ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वो लोग आपकी हत्या करने आ रहे हैं। जल्दी से मेरे साथ चलिए। तुम पागल तो नहीं हो? युवती ने असमंजसता से उसे देखा। भला मुझे कौन मारेगा? तुम्हें तुम्हें रेड लाइन के आदमी मारने आ रहे हैं। युवती जोरों से चौंकी। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ी। जल्दी से लिफ्ट में चलो। छोड़ो मुझे। तुम झूठ बोलते हो। रेड लाइन के आदमी भला मुझे क्यों मारेंगे? मेरी उनसे क्या दुश्मनी? छोड़ दो मुझे, चोर आदमी। युवती ने अपनी कलाई छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया। बेवकूफी मत करो, मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं। होश में आओ। तुम मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। युवती जोर से चीखी। तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो लोग सीढ़ियों से आ रहे हैं। जल्दी लिफ्ट में चलो। हम उनसे पहले नीचे पहुंचकर यहां से भाग सकते हैं। वो दोनों बहुत खतरनाक हत्यारे हैं। छोड़ दो मुझे, वरना मैं चिल्ला पड़ूंगी। युवती ने पुनः अपनी कलाई छुड़ाने का प्रयत्न किया। तभी सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आहट आती सुनाई दी। अर्जुन के होंठ भिज गए। युवती उसके प्रति अभी भी सशंक थी। तभी अर्जुन भारद्वाज की सीढ़ियों पर उन दोनों तभी अर्जुन भारद्वाज को सीढ़ियों पर उन दोनों के चेहरे दिखाई दिए। अब उसने उन दोनों को ध्यानपूर्वक देखा। एक के चेहरे पर चाकू का निशान था। दूसरे के सिर पर न के बराबर बाल थे। अगर उसे गंजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोनों दरिंदों जैसे लग रहे थे। अर्जुन ने बिना वक्त गवाए युवती को भीतर धक्का दिया। युवती लड़खड़ाती हुई भीतर जा गिरी। अर्जुन भारद्वाज ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। कई पलों के लिए तो युवती अर्जुन की हरकत पर हक्की बक्की रह गई। फिर अगले ही पल उछलकर खड़ी हो गई और फोन की तरफ भागी।
रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसके सिर पर पहुंचकर रिसीवर उसके हाथ से छीनकर जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा तो वो लड़खड़ाती हुई कई कदम दूर जा नीचे गिरी। बेवकूफ लड़की। अर्जुन भारद्वाज रिसीवर वापस रखकर दांत भींच कर कह उठा, तुमने अपने साथ साथ मेरी जान भी खतरे में डाल दी है। अगर उसी समय तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ लिफ्ट में चली आती तो इस समय हम सुरक्षित होते। गाल पर हाथ रखे युवती ने उठते हुए सुलगती निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखा। तुमने तुमने मुझे मारा? मैं तभी कॉल बेल बजी। युवती के शब्द मुंह में ही रह गए। वो दरवाजे की तरफ भागी। अर्जुन उसके सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजा मत खोलना बेवकूफ लड़की, वो तुम्हारी जान लेने आए हैं। झूठ बोलते हो तुम। मेरी जान लेने से किसी का क्या भला होने वाला है? रेड लाइन का कैसा फायदा? ये बात रेड लाइन ही जानता होगा कि उसे क्या फायदा है। उसे तुम्हारी हत्या में वही फायदा होगा जो रागिनी की हत्या करके हुआ है। अर्जुन भारद्वाज एक एक शब्द चबा कर कह उठा। अर्जुन भारद्वाज की बात सुनकर युवती एक जड़ सी खड़ी रह गई। क्या क्या कहा तुमने? उसके होठों से निकला। तुमने सुना नहीं क्या? रागिनी की हत्या हो गई? हाँ, कल ही उन लोगों ने रागिनी को मारकर उसकी लाश मेरी कार की डिग्गी में डाल दी। तुम कौन हो? तभी कॉल बेल पुनः बजी। इस बार जरा लंबी बजी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाहर हमारी जान के ग्राहक खड़े हैं। अर्जुन भारद्वाज जल्दी से बोला। तुम ये बताओ कि यहां से बाहर निकलने का और कौन सा रास्ता है? युवती ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और अर्जुन भारद्वाज को देखती रही। मैंने पूछा है, यहां से निकलने का कोई और रास्ता बताओ। अर्जुन भारद्वाज ने पुनः दांत भींचे। और रास्ता नहीं है। युवती ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कोई तो होना चाहिए। बेवकूफ तो नहीं है तुम। तीसरी मंजिल पर तुम्हें दूसरा रास्ता कहां से मिलेगा? उसने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए कहा। पीछे की खिड़की है। छलांग मारकर आत्महत्या करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम इस समय वक्त की गंभीरता का एहसास नहीं कर रही, इसलिए तुम। मुझे इस समय तुमसे कहीं ज्यादा वक्त की गंभीरता का एहसास है। कहते हुए उसने बंद दरवाजे पर निगाह मारी। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। यहां से भाग नहीं सकते। यहां से जाने का एक ही रास्ता है और उन पर वो लोग खड़े हैं। अब बचने का एक ही रास्ता है। क्या? हम पुलिस को फोन कर सकते हैं। सामने फोन पड़ा है। नहीं, मैं इस मामले में पुलिस को नहीं डालना चाहता। अर्जुन भारद्वाज ने सिर हिलाकर कहा। क्यों? खामोश रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मुझे सोचने दो। तुम्हारा नाम क्या है? सोनिया। अर्जुन भारद्वाज उस कमरे से निकला और पीछे वाले कमरे से गुजरकर पिछली तरफ खुलने वाली खिड़की से सिर बाहर निकालकर उस तरफ का जायजा लिया। कई पल वह अंधेरे में निगाहें दौड़ाता रहा। फिर अगले ही पल उसकी आंखों में तीव्र चमक नाच उठी। फायर एस्केप का प्लेटफॉर्म खिड़की से सिर्फ 2 फीट परे हटकर था। फायर एस्केप की सीढ़ियां नीचे तक जा रही थी। अर्जुन भारद्वाज फौरन कमरे में से गुजरकर सोनिया के करीब पहुंचा। आओ। अर्जुन भारद्वाज का स्वर धीमा था। पिछली तरफ खिड़की के पास से फायर एस्केप की सीढ़ियां नीचे तक जा रही हैं। हम सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। वहां से गिर भी सकते हैं। सोनिया के होंठों से निकला। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो दोनों हत्यारे भीतर आ गए तो बचने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। सीढ़ियों से उतरकर बचने की चेष्टा की तो 50% फिर भी बचने के चांस हैं। सोनिया ने ध्यानपूर्वक उसकी आंखों में देखा। तुम तो उन लोगों से इतना डर रहे हो, फिर मेरे पास आने और मुझे बचाने की हिम्मत कैसे कर बैठे? अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। क्रूरता और कहर भरी मुस्कान। मैं उनसे डर नहीं रहा।
मुझे उनका जरा भी खौफ नहीं है। इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूं तुम्हें इन लोगों से जिंदा बचा कर ले जाऊं, वरना आज की ही तारीख में मैं रेड लाइन के 4 खतरनाक हत्यारों को ठिकाने लगा चुका हूं। अर्जुन भारद्वाज ने दांत भींच कर कहा। सोनिया के चेहरे पर चौंकाहट के भाव उभरे। तो तुम अर्जुन भारद्वाज तो नहीं हो? हाँ, मैं अर्जुन भारद्वाज ही हूं। तुमने कैसे अनुमान लगाया? तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? उसकी बात का जवाब न देकर सोनिया ने पूछा। तभी कॉलबेल फिर बजी। इस बार कॉलबेल थोड़ी बजी और साथ ही खतरनाक किंतु अधिकारपूर्ण लहजे में कहा गया, दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अर्जुन भारद्वाज और सोनिया की आंखें मिली। हमारे पास वक्त कम है, अर्जुन बोला। फायर एस्केप की सीढ़ियों से उतरने को तैयार हो? ना चाहते हुए भी सोनिया ने सहमति से सिर हिला दिया। इनकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर बाहर मौजूद बदमाशों ने जोर से दरवाजा भिड़भिड़ाना आरंभ कर दिया था। अब उनका इरादा शायद दरवाजा तोड़ देने का था। आसपास रहने वालों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपनी धुन के पक्के थे। जो काम करने आए थे उसे पूरा करना चाहते थे। अर्जुन भारद्वाज ने सोनिया का हाथ पकड़ा और पिछले कमरे की तरफ भागा। अब वो सोनिया के साथ फौरन फायर एस्केप की सीढ़ियां उतरकर यहां से इन हत्यारों से दूर हो जाना चाहता था। अगला दृश्य। फायर एस्केप की सीढ़ियों से वो दोनों नीचे उतरे और गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को संयत करने लगे। गली में घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दोनों दीवार के साथ चिपक गए और दाएं बाएं निगाहें दौड़ाने लगे। कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। वो दोनों भागने वाले चलने के से इंतजार में दीवार के साथ सटे आगे बढ़ने लगे। इस बात का वो भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि उनके कदमों की आहट न गूंजे। तभी अर्जुन भारद्वाज ने ऊपर देखा। सोनिया वाले फ्लैट की खिड़की से एक सिर नीचे झांक रहा था। अर्जुन समझ गया कि वह दोनों हत्यारे किसी तरह फ्लैट में प्रवेश कर आए हैं। साथ ही उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ऊपर से उसने उन्हें नहीं देखा होगा। वो ऊपर से झांक रहे हैं, अर्जुन भारद्वाज फुसफुसाया। सोनिया ने आतंक भरी निगाह ऊपर उठाई। हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, सोनिया ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों तेजी से अंधेरे की सुरंग जैसी गली में आगे बढ़ गए। चंद पल ही बीते होंगे कि दोनों एक दीवार से जा टकराए। वो संभले। अर्जुन भारद्वाज ने अंधेरे में ही हाथ बढ़ाकर मामला चेक किया। साथ ही उसके होंठ भिज गए। उसके हाथ दीवार को छू रहे थे। आगे का रास्ता बंद था। गली आगे से बंद थी। दोनों गलत रास्ते पर बढ़ गए थे। दोनों फंस गए थे। अभी भी वक्त था वापस लौटने का। वो हत्यारे कभी भी गली में आ सकते थे। वापस पलटो, अर्जुन भारद्वाज तेज स्वर में बोला। आगे रास्ता नहीं है। इससे पहले कि वो लोग गली में आए, हमें यहां से निकलकर अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए। वहां से करीब ही मेरी कार खड़ी है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जल्दी से पलटे। अंधेरे में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनसे थोड़ी दूर एक दरवाजा खुला। गली में रोशनी फैल गई। फिर उस दरवाजे से उन दोनों में से एक हत्यारा निकला और गली में आ गया। कई पलों तक वो वहीं ठिठका खड़ा रहा, शायद सोच रहा था कि किस तरफ जाए। फिर धीरे धीरे उसके कदम उस तरफ बढ़े जिस तरफ अर्जुन और सोनिया थे। जब वो गली के प्रकाश से आगे निकला तो रोशनी में अर्जुन को उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर नजर आई। अर्जुन भारद्वाज के होंठ भिज गए। उसने जेब से रिवॉल्वर नहीं निकाली। यह रिहायशी इलाका था। यहां पर फायर होने का मतलब था फौरन ही अपार्टमेंट वालों का इकट्ठे हो जाना। वो इसी तरफ आ रहा है, अर्जुन भारद्वाज फुसफुसाया। लेकिन उसके आने से अंदाजा ये लगता है कि उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि हम इसी तरफ हैं। दूसरा कहाँ है? भय से सोनिया की आवाज कांप रही थी। कहीं भी हो, पहले इससे तो निपट लें। तुम खामोशी के साथ फौरन दीवार के साथ लेट जाओ।
हिलना तो दूर, कोशिश इस बात की करना कि तुम्हारी सांस की आवाज भी ना आए। सोनिया ने अर्जुन के आदेश का पालन फौरन किया। वो अंधेरे में दीवार के साथ चिपक कर लेट गई। अर्जुन भारद्वाज जानता था कि उसे देखा नहीं जा सकता जब तक कि उसके द्वारा कोई आहट उत्पन्न न हो। रिवॉल्वर थामे वो हत्यारा महज अंदाज से ही उस तरफ धीरे धीरे बढ़ा चला आ रहा था। उसके जूते की ठक ठक मौत के सन्नाटे को भंग कर रही थी। वो केवल तुक्के के सहारे ही उस तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसे इस बारे में पूरा विश्वास नहीं था कि वो दोनों उसी दिशा में गए हैं। वो दूसरी दिशा में निकल गया होते तो अब तक काफी सुरक्षित रहता, परंतु किस्मत खराब थी। वो उस तरफ निकले जहां आगे गली बंद थी। दूसरी तरफ जाना अब संभव नहीं था। वो हत्यारा हाथ में रिवॉल्वर लिए मौत के दूत की भांति गली के बीचों बीच मौजूद था। वो सूखा पतला हत्यारा हाथ में रिवॉल्वर थामे सावधानी से एक एक कदम उठाते उसी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वो बहुत चौकस और एकदम फायर करने को तैयार था। अर्जुन भारद्वाज समझ गया कि अब ये चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा देर नहीं चलने वाला। इस तरह खामोशी से खड़े रहा तो उसकी जान पर आकर बन सकती है। हत्यारे ने आगे बढ़ते हुए अंधेरे में भी करीब आने पर उसे देख लेना था और सारी की सारी रिवॉल्वर खाली कर देनी थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हत्यारा अपने कानों को सतर्क रखते हुए कि कहीं भी उसे आवाज तो सुनाई दे। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। वो तो आवश्यकता से अधिक सावधान था, जबकि अर्जुन भारद्वाज को हत्यारे का अक्स स्पष्ट नजर आ रहा था। आखिरकार अर्जुन ने खतरनाक निर्णय लिया। धीरे धीरे अंधेरे में अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, बेआवाज। वो अब उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। मौत से टक्कर लेनी जरूरी हो गई थी। उसका और सोनिया का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने सोनिया से वो सारी जानकारी हासिल करनी थी जिसे पाने के लिए वो मरा जा रहा था। अर्जुन 15-20 कदम आगे बढ़ने के पश्चात घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसकी पैनी निगाह ठीक सामने थी। मध्यम सा साया कभी भी उसके सामने, कभी कभी उसे आगे बढ़ता दिखाई दे जाता। जब वो साया 5 कदम के फासले पर रह गया तो अर्जुन की आंखों में मौत के भाव उछाले मारने लगे। वो बेहद धीरे से दीवार की तरफ सरक गया। इसमें उसने कोई आवाज पैदा नहीं होने दी। हत्यारा उसके सामने से गली के ठीक बीचों बीच से गुजरा। वो बेआवाज आगे बढ़ रहा था। वास्तव में हिम्मती था वो। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है, आगे जिंदगी है या मौत। वो अपनी धुन का पक्का आगे बढ़ रहा था। अर्जुन भारद्वाज ने अपने शरीर को सीधा किया, खड़ा हुआ और चीते की भांति उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। हत्यारे के होंठों से भेड़िए की सी गुर्राहट निकली। वो तीव्र झटके के साथ खड़ा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दीवार से जा टकराई और अंधेरे में जा गिरी। अर्जुन ने अपनी बांह उसकी गर्दन से लपेट दी। इसके साथ ही दाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़कर पूरे वेग के साथ उमेटने लगा। वो हत्यारा सूखा पतला अवश्य था, परंतु गजब की ताकत और हिम्मत रखता था। हत्यारे ने अपनी बांह को पीछे किया और अर्जुन भारद्वाज की कमर को पकड़कर जोर से झटका दिया। अर्जुन लड़खड़ाया, परंतु उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो उसी प्रकार उसकी बांह गले में लपेटे झूलता रहा। अर्जुन भारद्वाज को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर वो उसके गले को बांह से इसी प्रकार दबाए रहा तो शायद जल्दी ही वो बेहोश हो जाए। लेकिन वो हत्यारा भी कोई कम नहीं था। एकाएक वो उछला और पूरी शक्ति के साथ पीछे की तरफ गिरा। अर्जुन भारद्वाज को उससे ऐसी आशा की तो उम्मीद नहीं थी। सॉरी, बहुत ज्यादा मिसप्रिंटिंग है, सॉरी। वो खुद को संभाल ना सका और पीठ के बल पीछे जा गिरा। गले से लिपटी उसकी बांह छूट गई। उसके साथ साथ वो हत्यारा भी नीचे जा गिरा। उसने जल्दी से उठना चाहा कि अर्जुन ने तुरंत अपनी दोनों टांगे उसकी गर्दन के गिर्द डालकर गर्दन जकड़ ली। हत्यारा तड़पा, खुद को छुड़ाने की भरसक चेष्टा की। हालांकि पीठ के बल गिरने से अर्जुन भारद्वाज की पीठ में बुरी तरह दर्द उठा हुआ था, लेकिन वह किसी भी हालत में उसकी गर्दन छोड़ने को तैयार नहीं था। साथ ही उसकी गर्दन दबाए गर्दन को उल्टे सीधे झटके दे रहा था। हत्यारा खुद को आजाद करवाने के लिए तड़प रहा था। और फिर धीरे धीरे हत्यारे के हाथ पांव शिथिल पड़ते चले गए। वो गले पर टांगों का दबाव और बर्दाश्त नहीं कर पाया था, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने काफी देर तक उसकी गर्दन को टांगों से दबाए रखा।
जब उसने उसे जब उसे उसकी बेहोशी का पूरा विश्वास हो गया तो फिर उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन से अपनी टांगों को हटाया। ऐसा करने के कारण उसकी टांगों की शक्ति क्षीण सी हो रही थी। अर्जुन सीधा हुआ, फिर खड़ा होकर अपनी पीड़ा कर रहे जिस्म को ठीक करते हुए नीचे बेहोश पड़े हत्यारे को टटोला। फिर उसकी बेहोशी की तरफ से निश्चिंत हो गया। सोनिया, अर्जुन भारद्वाज ने धीमे स्वर में आवाज दी। दीवार के साथ सटकर लेटी सोनिया तुरंत खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो? हाँ, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। करीब पहुंचकर सोनिया ने अंधेरे में नीचे पड़े बेहोश हत्यारे को देखने की चेष्टा की। अर्जुन भारद्वाज ने गली में दूर तक खोजपूर्ण निगाह मारी। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे के उस हिस्से में से ही प्रकाश नजर आ रहा था, जिस दरवाजे को खोलकर वो हत्यारा बाहर निकला था। वहां से रोशनी छनकर बाहर गली में सूर्य के समान चमक रही थी। अर्जुन भारद्वाज ने होंठ भींचकर जेब में से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। फिर सोनिया का हाथ थामा और धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी निगाह गली में खुले दरवाजे पर थी। सोनिया की हालत बुरी थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मौत के भय से उसकी सांसें उखड़ रही थी। इस समय तो अर्जुन भारद्वाज ही उसे अपना जन्मदाता लग रहा था। उसी मुद्रा में चलता हुआ वो गली में खुले दरवाजे के करीब पहुंचा और सोनिया के साथ दीवार के करीब चिपकने के पश्चात आहट लेता रहा। कोई आहट नहीं मिली। अर्जुन ने सोनिया का हाथ दबाकर उसे वहीं ठहरने का इशारा किया और रिवॉल्वर संभाले आगे बढ़ा। फिर एकाएक ही उसके कदमों में गति हुई और एक कदम वो खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। उसके हाथ में थमा रिवॉल्वर हरदम आग उगलने को तैयार था। उंगली ट्रिगर पर सख्ती से टिकी हुई थी, परंतु दूसरा हत्यारा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कई पल सतर्कता पूर्वक वो वहीं खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ा, सोनिया को करीब आने का इशारा किया और फिर उसके साथ दबे पांव अंधेरे वाली गली में आगे बढ़ने लगा। उसके होंठ सख्ती के साथ भिजे हुए थे। वो कहाँ है? तो तुम कह रहे थे दो हत्यारे हैं, एकाएक सोनिया ने कहा। अर्जुन भारद्वाज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी मुद्रा में आगे बढ़ता रहा। कुछ आगे जाने पर उसे गली का सिरा दिखाई देने लगा, जहां से हल्का सा प्रकाश झलक रहा था। वो सावधान हो गया। दूसरा हत्यारा वहां घात लगाए छिपा हो सकता है। तुम ठीक मेरे पीछे हो जाओ, अर्जुन भारद्वाज ने कहा। दोस्तों, दुर्भाग्यवश यहां से भी दो पन्ने गायब हैं। 109 से सीधा कहानी 112 पे चली गई है। खैर, करने की सोच लेता तो शायद अर्जुन और सोनिया का बचना कठिन हो जाता, यानी कि दोनों बच गए। परंतु उसके बाद मनोहर लाल नहीं रुका। तूफानी गति से कार को वहां से भगाता लेता चला गया। अर्जुन ने जाती कार को देखा और होंठ भींचकर खड़ा हो गया। उसने सोनिया की तलाश में निगाह मारी, जो भय से भागते हुए किनारे पर काफी आगे निकल गई थी। अर्जुन भारद्वाज ने फौरन भागकर उसे पकड़ा। हाफती हुई सोनिया रुकी। वो मनोहर लाल गया, अर्जुन अपनी सांसों को संयत करता हुआ बोला। सुनकर सोनिया के चेहरे पर जहान भर की राहत के भाव आए। जल्दी आओ, वो फिर भी लौट सकता है। हमें फौरन यहां से निकल चलना चाहिए। सोनिया ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए सहमति से सिर हिला दिया। अगला दृश्य। छत्तीसगढ़ में अर्जुन भारद्वाज के पास सिर्फ एक ही जगह थी। वो था वो होटल जहां वो ठहरा हुआ था। दुश्मनों को उसके होटल के बारे में जानकारी थी। वो वहां पर उसे फौरन तलाश कर सकते थे। सोनिया के पास 3-4 जगह थी, परंतु उसका कहना था कि रेड लाइन के आदमी उन जगहों पर उसे तलाश कर सकते हैं। वैसे भी वो किसी के घर पनाह लेकर उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जबकि अर्जुन सोनिया के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उससे हर बात तफ्तीश से जानना चाहता था। आखिरकार अर्जुन भारद्वाज को सिर्फ एक ही ठिकाना नजर आया जो हर तरफ से सुरक्षित था। वो था रागिनी का घर। उसके बारे में तो रेड लाइन के आदमी भी नहीं सोच सकते कि वहां वो हो सकते हैं, और इस समय आधी रात को उसकी पड़ोसन के आ जाने का खतरा भी नहीं था। वहां वो दोनों कुछ घंटे तसल्ली के साथ बातचीत कर सकते थे। अर्जुन भारद्वाज ने कार का रुख उसी तरफ मोड़ दिया।
कहाँ जाएं जहां उन लोगों से हमें खतरा ना हो? सोनिया ने अर्जुन को देखा। सिर्फ एक ही जगह है इस समय हमारे पास। कौन सी जगह? रागिनी का घर। कोई भी सोच नहीं सकता कि हम वहां हो सकते हैं। सोनिया ने गहरी सांस ली और चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। आधे घंटे बाद वो लोग रागिनी के घर के पास पहुंचे। सावधानी के तौर पर अर्जुन भारद्वाज ने कार को कुछ दूरी पर रोक दिया। दोनों पैदल ही घर तक पहुंचे। अर्जुन ने तार के सहारे ताला खोला और भीतर प्रवेश कर भीतर से सिटकनी चढ़ा दी। पहले कमरे की उन्होंने लाइट नहीं जलाई कि कहीं बाहर से कोई देख न ले। पीछे वाले कमरे में वो जाकर बैठे, फिर वहां की लाइट ऑन की। सोनिया का चेहरा अभी भी फक पड़ा हुआ था। हवाइयां उड़ रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मौत के मुंह से बचकर आ रही है। अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट सुलगाकर सोनिया के चेहरे पर निगाह मारी। अब बोलो, किस्सा क्या है? मेरे मुंह से तुम रेड लाइन का जिक्र सुनकर चौंकी नहीं? जब मैंने कहा उन लोगों ने रागिनी की हत्या कर दी है तो, और वो लोग तुम्हारी हत्या करने आए हैं, तब तुमने फौरन मेरी बात पर विश्वास कर लिया। यानी कि तुम्हें पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे तभी इस बात का एहसास हो गया था कि तुम इस मामले की हर तह जानती हो। रागिनी को क्यों मारा गया तुम जानती हो। वो लोग तुम्हारी जान लेने क्यों आए तुम बखूबी जानती हो। और इन्हीं बातों का जवाब हासिल करने के लिए मैं भटक रहा हूं। इन बातों का जवाब मिलते ही मैं रागिनी के हत्यारों तक पहुंच जाऊंगा। अब तुम शुरू हो जाओ और मुझे बिना पूछे हर बात बताती जाओ। सोनिया कुछ पल अर्जुन भारद्वाज को देखती रही, फिर बोली, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? शाम को रागिनी के घर से मुझे तस्वीर मिली थी जिसमें तुम और रागिनी एक साथ थी। तस्वीर के पीछे तुम्हारा पता लिखा हुआ था। रागिनी ने सिर हिलाया, फिर कहा, अब रागिनी की हत्या का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग रहा है क्योंकि उसकी लाश तुम्हारी कार की डिग्गी से बरामद हुई है। इसी कारण तुम हत्यारे को तलाश करने में जुटे हुए हो। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सारी बात कैसे मालूम? अर्जुन भारद्वाज की आंखों में सिकुड़न आ गई। किसी ने बताया था। किसने? वही जो सुबह तुम्हारे होटल में तुम्हें समझाने आया था। उसने मुझे सब कुछ बताया, परंतु ये नहीं बताया कि जो लाश तुम्हारी कार की डिग्गी से मिली वो रागिनी की थी। इस बात का अंदाजा तो मैंने तुम्हारी बात सुनकर लगाया है। कहने के साथ ही सोनिया उठी और आगे बढ़कर खिड़की खोल ली। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चेहरे पर उभरी घबराहट को राहत मिली। रागिनी तुम्हारी क्या लगती थी? सहेली कह सकते हो। तुम लोगों का रेड लाइन से क्या संबंध है? सारा मामला खुलकर समझाओ। क्या करोगे जानकर? मैं रागिनी के हत्यारे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहता हूं। सोनिया पलटी और खिड़की की चौखट से टेक लगाकर अर्जुन भारद्वाज को देखने लगी। इससे क्या फायदा होगा? मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूंगा, माथे पर लगने वाले कलंक को मिटा सकूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकोगे। चूहा कभी भी पहाड़ में बिल नहीं बना सकता। रेड लाइन ऐसा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है कि तुम्हारा उसके सामने खड़ा हो पाना भी संभव नहीं है। चाहे तुम कितने भी खतरनाक आदमी क्यों ना हो, वो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। बेहतर इसी में है कि तुम खामोशी से छत्तीसगढ़ से निकल जाओ। रेड लाइन ने अगर तुम्हारे और मेरे लिए हत्यारे छोड़ दिए हैं तो समझो हमारा जिंदा रह पाना अब कठिन है। हमें कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्या मैं तुम्हें उन लोगों से बचाकर नहीं लाया? एक बार ले आए तो कौन सा तीर मार लिया? मौत का ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। वो लोग जो चाहते हैं उसे हर हाल में देर सवेर पूरा करके ही रहते हैं। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि मैं खुद रेड लायन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। सोनिया ने गहरी सांस ली। अर्जुन भारद्वाज चौंक कर उसे देखने लगा। यह बात जानकर मुझे वास्तव में हैरानी हुई कि तुम।
अभी तो हैरान होने वाली ऐसी कई बातें हैं जिन्हें तुम्हें सुनना है। बताओ, मुझे सब बातें बताओ। सोनिया कई पलों तक खामोश रही, शायद सोच रही थी कि कहां से बात शुरू करे। कई पलों बाद उसने कहने के लिए मुंह खोला कि एकाएक उसका चेहरा विकृत हो उठा, आंखें फट सी गई। 2 क्षण उसका शरीर लहराया, फिर बेजान होकर नीचे गिरने लगा कि अर्जुन भारद्वाज ने फौरन लपक कर उसके शरीर को थाम लिया। अर्जुन भारद्वाज की निगाहें खिड़की के बाहर जा टिकी, जहां उसे मनोहर लाल की कार नजर आई, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। अर्जुन भारद्वाज ने होंठ भींच कर सोनिया के मृत शरीर को नीचे लटा दिया। मनोहर लाल ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से सोनिया के खोपड़ी में गोली मार दी थी, यानी कि मनोहर लाल शुरू से ही उनके पीछे था। अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए थे। दुश्मन के बारे में रेड लाइन के बारे में सारी बातें जानने का एक सुनहरी अवसर हाथ में आया था, और वो भी निकल गया। अगला दृश्य। अर्जुन भारद्वाज जब अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। भारी मन और भारी आंखों से जब उसने अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके लाइट ऑन की तो ठिठक कर रह गया। सामने ही कुर्सी पर मजे से इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद बैठा था। अर्जुन भारद्वाज कई पल उसे घूरता रह गया। बहुत लापरवाह हो तुम। मेरी जगह रेड लाइन का कोई आदमी तुम्हारी मौत का दावेदार बना बैठा भी हो सकता था। तुम्हें सोच समझकर कमरे में प्रवेश करना चाहिए। ज्योति प्रसाद मुस्कुराया। अर्जुन भारद्वाज उसके सामने कुर्सी पर जा बैठा। तुम कमरे में कैसे घुसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। पुलिस वालों के लिए कहीं भी पहुंचना कठिन नहीं है। ज्योति प्रसाद हंसा। अपनी हकीकत बता रहे हो? अर्जुन कटु स्वर में कह उठा। कुछ भी कह लो। तुम खामखा मेरे पीछे क्यों पड़े हो? खामखा? क्या बात कर रहे हो? खामखा थोड़े ना तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। वजह है, मेरे 70,000 दांव पर लगे हैं। मैं नजर रख रहा हूं कि कितने के तुम हकदार हो गए हो। और चिंता है 70,000 की? है भी और नहीं भी। ज्योति प्रसाद खुलकर मुस्कुराया। तो अब तक क्या जाना? बहुत ही खतरनाक और कानून विरोधी बातें ही नहीं, बहुत ही खतरनाक और कानून विरोधी बातें मालूम ही नहीं हुई, आंखों से भी देखी हैं। क्या? जरा मैं भी तो सुनूं। जरा क्यों, पूरी सुनो। बताने के लिए ही तो मैं अपनी रात खराब करके यहां बैठा हूं। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद ने सिर हिलाकर कहा। सुबह तुमने क्या किया? जानकर मुझे हैरानी होती है कि तुम प्राइवेट जासूस हो या पेशेवर हत्यारे। तुम्हारे गले में तो फंदा डालकर तुम्हें 20 घंटे हिलाते रहना चाहिए। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर डाला? अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया। आज सुबह से तुमने क्या किया? तुम ही बता दो। सुबह जब तुम होटल से निकले तो तुमने 2 को शूट किया। 2 को नहीं, 1 को। 1 को तुमने शूट किया, तुम्हें बचाने की खातिर। कुछ भी हो, 1 को मारा तो तुमने ही था। खैर, मान लेते हैं तुम्हारी बात। उसके बाद तुमने 1 के घर का ताला खोला और बिना अधिकार के उस घर में घुसे। यह भी एक जुर्म है, मानते हो? मानता हूं, लेकिन जानते हो वो घर किसका था? किसका था? जिसके हत्यारे को मैं तलाश कर रहा हूं, रागिनी का। तो मरने वाली का नाम रागिनी था? ज्योति प्रसाद ने बुदबुदाकर सिर हिलाया। कितने अफसोस की बात है कि हत्यारे को ढूंढना तो दूर, तुम अभी तक मरने वाली का नाम तक नहीं जान सके। जब तुम इस काम में लगे हुए हो तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ज्योति प्रसाद हंसा। और फिर उसके बाद तुम अपार्टमेंट में जाकर 2 हत्याएं की। 2 नहीं, 1। 2। झूठ मत बोलो। 1 को तुमने अपार्टमेंट के फाटक पर शूट किया, उसके माथे में गोली लगी है। दूसरे को तुम अंधेरी गली में मारकर आए थे।
सच बात से मुकरने का क्या फायदा? अंधेरी गली में मैंने उसे बेहोश किया था। अर्जुन भारद्वाज एक एक शब्द चबा कर कह उठा। वो मुझे और उस युवती को, जिसका नाम सोनिया था, मारने जा रहा था। शूट करने की कोशिश में था। वैसे तुम्हारी बातों से जाहिर है कि तुम सुबह से ही मेरे पीछे लगे हो, मेरी हरकतों पर नजर रखते हो। ये बात तो कोई बच्चा भी कह सकता है। ज्योति प्रसाद ने सिर हिलाया। तो फिर तुमने ये भी देखा होगा कि मनोहर लाल ने मुझे और सोनिया को कार के नीचे कुचलने की चेष्टा की, गोली भी चलाई। अपार्टमेंट में वो दोनों हत्यारे मेरी और युवती की जान लेने जा रहे थे। और फिर जब सोनिया को बचाकर मैं रागिनी वाले मकान पर पहुंचा, ताकि रागिनी की हत्या का असली कारण और वो बातें जान सकूं जो मुझे मालूम नहीं है, तो सोनिया को मनोहर लाल ने शूट कर दिया। ये बात भी तो तुमने देखी ही होगी। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद ने सिर हिलाया और सिगरेट सुलगाकर कहा, हाँ, मैंने ये बात भी देखी। मनोहर लाल को गोली चलाते देखा, सोनिया को खिड़की से गिरते देखा। उसके बाद मैं यहाँ होटल के तुम्हारे कमरे में आ गया, क्योंकि रात बहुत हो गई है और मैं जानता था कि अब तुम आराम करने की खातिर अपने होटल में ही आओगे। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यह बताने कि तुम्हारे इस काम में हाथ डालने से कई लोग मर रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो लोग ही मेरी हत्या करने पर आमादा हैं। तो तुम्हें अपनी हत्या करवा लेनी चाहिए। तुम्हारी हत्या हो गई तो मौत का ये खूनी सिलसिला समाप्त हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहे तो जाने और कितने मरेंगे। तुम्हारी निगाहों में मेरी जान की कोई कीमत नहीं, ज्योति प्रसाद। मेरी निगाहों में सबकी जान की कीमत एक बराबर है। जो मरे हैं वो भी तुम जैसे इंसान ही थे, चाहे वो कितने ही खूंखार हत्यारे क्यों ना हो। तभी तो कह रहा हूं, अगर तुम मर जाओ तो आने वाले समय में मरने वाले बच जाएंगे, वरना ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैं जैसा भी हूं ठीक आदमी हूं, ज्योति प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी मानो तो अभी भी इस शहर से निकल जाओ। तुम ज्यादा से ज्यादा दो चार को खत्म कर लोगे। उसके बाद रेड लॉयन की कोई गोली तो तुम्हारी खोपड़ी में जाएगी ही। तब ये सारा किस्सा समाप्त हो जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर कि अगर मैंने जाना होता तो कब का इस शहर से चला गया होता। अब इतना कुछ हो जाने के बाद तो मैं छत्तीसगढ़ से जाने से रहा। यानी कि हत्याएं करते रहोगे? मुझे किसी की हत्या नहीं करनी। जो मुझे मारने आएगा वो तो मरेगा ही। खुद को तो मैं बचाऊंगा। जो हत्याएं तुमने की हैं उसके बारे में तुमने पुलिस को कोई खबर नहीं दी। मैं खामखा के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा जासूसी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जो मैंने किया है तुम उसे साबित कर सकते हो? अर्जुन भारद्वाज ने उसकी आंखों में झांका। 4 महीने की नौकरी बची है। अब मेरे पास तो इतना समय नहीं है, ना ही दिलचस्पी है कि साबित करता फिरूं। जो भी होता रहे मेरी बला से। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने आया था कि तुम्हारे कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम ज्यादा देर रेड लाइन का मुकाबला नहीं कर सकोगे। देखा जाएगा। तुम नहीं, मैं देखूंगा। मैं देखूंगा तुम्हारी लाश को। कफन भी जल्दी ही खरीद लूंगा। ज्योति प्रसाद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। गधे को कभी अकल नहीं आती, चाहे जितना भी समझा लो। अर्जुन भारद्वाज इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद की आंखों में झांकता रहा। मैंने दिल्ली फोन किया था, पुलिस हेडक्वार्टर से तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए। अर्जुन के होंठ मुस्कुराहट के रूप में फैल गए। तो क्या मालूम किया? तुम्हारे बारे में तो बहुत खतरनाक रिपोर्ट मिली है। जरा मैं भी तो सुनूं। वहां मेरी इत्तेफाक से जीवन बस्सी से बात हो गई। जानते हो ना उसे तुम? हाँ, कम से कम वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है।
ज्योति प्रसाद ने जैसे समझने वाले भाव में सिर हिलाया। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की, जैसे कि तुम बहुत खतरनाक हो, कानून की परवाह नहीं करते, खास तौर से तब जबकि अपराधी तुम्हारे सामने हो। अपराधी को कम ही कानून के हवाले करते हो, वैसे इसी कोशिश में रहते हो कि उसे खुद ही सजा दे सको। तुम जहां भी जाते हो वहां हत्याओं का सिलसिला चालू हो जाता है। वो कहता है कि उसे मौका नहीं मिल रहा तुम्हें पकड़ पाने का। अर्जुन भारद्वाज ने कुछ नहीं कहा। तुम खामोश क्यों हो गए? मेरे बोलने की जरूरत कहाँ रह गई है? अर्जुन एकाएक मुस्कुराया। जीवन बस्सी ने तुम्हारे बारे में सच कहा है? एकदम झूठ। लेकिन यहां के हालात देखकर तो मुझे उसका कहना सही लग रहा है। तुम जो भी सोचो इंस्पेक्टर, तुम्हारे सोचने पर मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। अर्जुन ने सिगरेट का कश लेकर सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम ही बताओ, यहाँ के हालात मैंने पैदा किए हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ से वापस दिल्ली जा रहा था कि मेरी कार की डिग्गी में लाश रख दी गई। बॉर्डर पर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझ पर उसकी हत्या का इल्जाम लगाया गया। फिर मजबूरन मुझे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हत्यारे की तलाश करनी पड़ी। परंतु उस युवती का हत्यारा कोई आम आदमी न होकर रेड लाइन जैसा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर है खून खराबा होगा। मैंने तो किसी को मारने की चेष्टा नहीं की। उन लोगों ने ही मुझे मारना चाहा तो मजबूरन मुझे अपने बचाव की खातिर गोली चलानी पड़ी। अब तुम ही बताओ, मैं कहां पर गलत हूं? क्या गलत कर दिया मैंने? मानता हूं जो भी हुआ होता चला गया, तुम्हारा इसमें कोई खास दोष नहीं है। लेकिन कानून की निगाहों में तुम अपराध कर चुके हो, रेड लाइन के हत्यारों की जान लेकर। अगर इस मसले के अंदर तुम कानून के फंदे में आ फंसे तो तुम्हारा बच निकलना संभव असंभव हो जाएगा। चिंता मत करो, कानून के पंजे में मुझे जकड़ना आसान नहीं। और मैंने अगर किसी की जान ली है तो खुद के बचाव के कारण ली है, किसी को यूं ही शूट नहीं कर दिया। मैंने कब इस बात से इनकार किया? मैंने तो कहा है अभी तक मेरी निगाहों में तुम ठीक हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंस्पेक्टर जीवन बस्सी ने मुझे तुम्हारे बारे में गलत रिपोर्ट दी है। हाँ, अगर तुम कहो कि जीवन बस्सी से तुम्हारी कोई खुंदक है तो मैं मान सकता हूं उसने तुम्हारे बारे में कोई गलत रिपोर्ट दी है। नहीं, उसकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तब तो उसने जो कहा है उसे तुम मानते हो? नहीं, वो ठीक भी है और सिरे से गलत भी। ज्योति प्रसाद उठ खड़ा हुआ। खैर, जीवन बस्सी की बातें मैंने अपने दिमाग में नहीं रखी, लेकिन तुम इतना जान लो कि मेरी निगाह तुम पर है। जहां भी ज्यादा गड़बड़ हुई मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तब तक रेड लाइन के आदमी तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। अर्जुन भारद्वाज खामोशी रहा। संभल जाओ, ज्योति प्रसाद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। अगले दिन फोन की बजती घंटी ने अर्जुन भारद्वाज को नींद से उठाया। हेलो। वो निंदे से उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। अर्जुन भारद्वाज? हाँ। पहचाना मुझे? पहचाना भी नहीं भी, आवाज कुछ पहचानी सी लग रही है। मैं कल सुबह तुम्हारे पास आया था जब तुमने मुझे रिवॉल्वर दिखाकर रोकने की चेष्टा की थी। हाँ हाँ, पहचान लिया। अब कहो, फोन कैसे किया? अगर कल तुमने मेरी बात मान ली होती तो खून खराबा ना होता। कैसा खून खराबा? जो तुमने कल किया, कम से कम उसमें सोनिया तो न मरती। अर्जुन भारद्वाज की उंगलियां रिसीवर के गिर्द सख्ती से लिपट गई। सोनिया? हाँ, आखिरकार जिसे रागिनी के घर पर मनोहर लाल ने शूट कर ही दिया। तुम तुम कौन हो? मेरे बारे में जानने की चेष्टा न करो। आवाज पहले की ही तरह शांत थी। कम से कम अपना नाम तो बता ही सकते हो। चंद पलों की खामोशी के बाद कहा गया, बाबूलाल। बाबूलाल नाम है मेरा।
तो बाबूलाल जी, आखिर हैं कौन आप? मुझसे चाहते क्या हैं? सोनिया के मामले में आप कहना क्या चाहते हैं, और आप इस मामले से मुझे हटाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेवकूफ। समझाना है तो फिर खुलकर ही समझाओ ना। बाबूलाल जी, सारी बातें मुझे बताओ जो आप जानते हो, ताकि पूरी बात मेरे पल्ले पड़ सके। अभी तक तो मैं अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहा हूं। पूरी बात ना जानना ही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। और भी बेहतर रहेगा अगर तुम बिना पीछे देखे छत्तीसगढ़ से भागते नजर आओ। रेड लाइन हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। तुम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते, और ना ही तुम्हें कोई बचा सकता है। क्यों? क्योंकि रेड लाइन की ताकत सीमित है, बेपनाह है। तुम उसके सामने चींटी हो। आखिर तुम हो कौन? कुछ तो अपने बारे में बताओ। रेड लाइन के दामाद हो? मैं कुछ भी नहीं हूं। इस वक्त तो सिर्फ अपना भला चाह रहा हूं। मुझे छत्तीसगढ़ से भेजकर? हाँ। वो कैसे? मैं तुम्हें हर बात सब बताना जरूरी नहीं समझता। कल तुम मेरा बहुत नुकसान कर चुके हो। कैसा नुकसान? सोनिया की मौत से मुझे तगड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। सोनिया से तुम्हारा क्या वास्ता? कुछ भी नहीं। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी बहन थी? नहीं। सहेली? वो भी नहीं। दूसरी तरफ से गहरी सांस ली गई। इन मामलों में वो मेरी कुछ भी नहीं लगती थी, और दूसरी तरफ से वो मेरी बहुत कुछ लगती थी। उसके मरने से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। कुछ मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे जानने लायक सिर्फ इतना ही है कि तुम इस शहर से निकल जाओ। तुम रेड लायन के क्या लगते हो? उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो? नहीं। फिर उसके दुश्मन हो? हाँ। ऐसा ही समझ लो कि मैं उसका ऐसा दुश्मन हूं जो फिलहाल तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। करने की ताक में हूं। दूसरी तरफ से कहा गया। तो मुझे अपने साथ मिला लो, मिलकर हम दोनों रेड लाइन का मुकाबला कर लेंगे। नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने साथ नहीं मिला सकता। मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा जुदा हैं। तुम खून कत्ल की भाषा जानते हो, और मैं पीठ पर छुरी मारने में यकीन रखता हूं। अजीब आदमी हो तुम। अर्जुन ने झल्ला कर कहा। सोनिया मेरी साथी थी, परंतु तुम्हारे कारण वो मारी गई। मेरे कारण नहीं, बल्कि उसे मारने के लिए तो मनोहर लाल अपने साथ हत्यारे लेकर गया था। चंद पलों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो। मैं सब देख रहा था। तुम वास्तव में सोनिया को बचाने की काफी चेष्टा कर रहे थे, दिल से कर रहे थे, लेकिन आखिर में मनोहर लाल से हार गए। हार जीत का खेल तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अर्जुन भारद्वाज बोला। सुनो बाबूलाल, तुम उनसे मिलकर बात करो। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। तुम रेड लायन के बारे में मुझे बताना, और मैं रेड लायन को मिट्टी में मिला दूंगा। यह मेरा तुमसे वादा रहा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ऐसी कई सीढ़ियां तय कर चुका हूं जहां से वापस नहीं उतर सकता। पहले रागिनी गई, कल सोनिया, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी काफी मोहरें हैं। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें फोन किया था। सही मायनों में तुम मेरे काम में अड़चन पैदा कर रहे हो, मेरी महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हें छत्तीसगढ़ से जाने का मशवरा दिया है। यहां रहोगे तो मारे जाओगे, चले जाओगे तो बच जाओगे। रेड लाइन को तुमने अभी तक ठीक से पहचाना नहीं है। कुछ हद तक तो पहचाना ही है। पूरी हद तक नहीं जान सकोगे। उससे पहले ही वो तुम्हारी जान ले लेगा। कहने के साथ ही संबंध विच्छेद हो गया। बाबूलाल ने रिसीवर रख दिया।
गहरी सोच में डूबे अर्जुन भारद्वाज ने भी रिसीवर रख दिया। फिर सिगरेट सुलगाकर इंटरकॉम पर चाय का आदेश दिया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। वो बाबूलाल के बारे में सोच रहा था कि वो कौन हो सकता है और उसका रेड लॉयन से क्या ताल्लुक हो सकता है। अगला दृश्य। अर्जुन भारद्वाज का दिमाग उलझन का बेहद शिकार था। तैयार होकर जब होटल से बाहर निकला तो वो एक ही बात सोच रहा था कि हर कोई चाहता है कि वो छत्तीसगढ़ से चला जाए। साथ ही वो समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी की हत्या के संबंध में उसे कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। इसके तो उसे दो कारण महसूस हुए। एक तो ये कि रेड लाइन वाले बहुत सतर्क हैं, उसे अपने करीब नहीं पहुंचने दे रहे हैं। पहुंचने की कोशिश करता है तो उस पर जानलेवा हमला होना शुरू हो जाता है। अगर वो सोनिया जैसे किसी इंसान की दो बातें जानने के लिए अगर वो सोनिया जैसे किसी इंसान को दो बातें जानने के लिए पकड़ता है तो फौरन उसकी हत्या कर दी जाती है और वहीं का और वो वहीं का वहीं रह जाता है। यानी कि दुश्मन हमसे ज़्यादा चालाक है, उसकी हरकतों पर पूरी तरह निगाह रख रहा है। वो तो दुश्मन को पहचानता नहीं, लेकिन उसका दुश्मन उसे बखूबी पहचानता है। तभी तो अभी तक बाजी मारे हुए है। अर्जुन भारद्वाज अब तक महसूस कर चुका था कि वो जितना सावधान रहा है, उसे उससे कहीं ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो दुश्मन की कोई ना कोई गोली उसे खत्म कर देगी। अब होटल से बाहर निकलने तक वो दो फैसले कर चुका था, जिसमें एक तो बहुत ही खतरनाक था। अर्जुन भारद्वाज का पहला कदम था सोनिया के फ्लैट पर जाना और तलाशी लेना। हो सकता था तलाशी के दौरान कोई ऐसी काम की वस्तु मिल सके जो उसके काम में सहायक सिद्ध हो। और दूसरा फैसला मनोहर लाल से मुलाकात करने का था, होटल में या उसके घर में। मनोहर लाल से अब मुलाकात करना बहुत जरूरी हो गया था। उससे उसे उसके सवालों के जवाब मिल सकते थे। इस वक्त उसके सामने मनोहर लाल ही था जो उसके सवालों का जवाब दे सकता था। और अर्जुन भारद्वाज ने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मनोहर लाल का मुंह वो खुलवा कर ही रहेगा। इन्हीं सोचों और फैसलों में डूबा अर्जुन भारद्वाज अपनी कार तक पहुंचा। कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठा और स्टार्ट करने लगा। पहले वो सोनिया के फ्लैट की तलाशी ले लेना चाहता था। कार उसने होटल से बाहर निकाली और सड़क पर ले आया। दिन के 10 बज रहे थे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे गया होगा कि सतर्क हो गया। उसे स्पष्ट महसूस होने लगा कि उसे घेरा जा रहा है। वो चार वाहन थे, दो कारें और दो वैन, जिन्होंने उसकी कार को अपने घेरे में ले लिया था। अब वो चाहकर भी अपनी कार को मनचाही दिशा में नहीं ले जा सकता था। चारों तरफ से उसे घेरा जा चुका था। अर्जुन भारद्वाज ने होंठ भींचकर सबको देखा। कारों और वैनों में से उसे गनों की झलक दिखाकर कार को रोकने का इशारा किया गया। अर्जुन के पास और कोई चारा न बचा कि वो उनका कहना माने। होंठ भींचकर उसने कार को सड़क के किनारे ले जाकर रुका। सख्त इरादों के साथ वो जेब में पड़ी रिवॉल्वर को निकालकर संभालने जा रहा था कि कार का दरवाजा खुला और एक आदमी भीतर आ बैठा। वो 50 साल के आसपास का होगा। बदन पर अच्छे कपड़े थे, खाली हाथ था और मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर तनाव अथवा क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। हेलो अर्जुन भारद्वाज, कैसे हाल हैं तुम्हारे? अर्जुन भारद्वाज होंठ भींचे बैठा रहा। वो जानता था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। बहुत दरियादिली के साथ रेड लाइन से टक्कर ले रहे हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। मुस्कुराकर कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया और अर्जुन भारद्वाज के हाथ से रिवॉल्वर लेकर अपनी जेब में डाल ली। अर्जुन भारद्वाज इंकार करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो घिरा बैठा था। वो जानता था कि इस वक्त उसका उठाया गया एक भी गलत कदम उसके शरीर में 20 गोलियां प्रवेश करवा देगा। मेरा नाम रोहताश है, वो व्यक्ति बोला। जानने वाले मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ देर बाद तुम भी मेरे बारे में अच्छी तरह जान जाओगे। चलो, अब दोस्तों की तरह कार आगे बढ़ाओ। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? जल्दी ही मालूम हो जाएगा। अब यहां से तो चलो। अर्जुन भारद्वाज ने कार आगे बढ़ा दी। साथ ही देखा उसकी कार को घेरने वाली दोनों वैन और कारें भी आगे पीछे चल पड़ी थी। अभी वो कुछ ही आगे गया होगा कि वातावरण में फायर की आवाज गूंजी और गोली उसकी कार का शीशा तोड़ते हुए निकल गई। रोहताश चौंका। अगले ही पल उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। निकल चलो यहां से फौरन। रोहतास के होंठों से गुर्राहट निकली। इन्हें मेरे आदमी संभाल लेंगे।
अर्जुन भारद्वाज मामला तो नहीं समझा, अलबत्ता कार को तूफानी गति से आगे बढ़ा दिया। पीछे से आती फायरिंग की आवाज स्पष्ट उसके कानों में पड़ रही थी। ये फायरिंग करने वाले कौन थे? अर्जुन भारद्वाज ने खामोशी को भंग किया। कुत्ते। रोहतास के होंठों से फुफकारता स्वर निकला। उसके बाद अर्जुन भारद्वाज ने कुछ नहीं पूछा। अगला दृश्य। उसकी उम्र 60 बरस के आसपास थी। शरीर जवानों की तरह तना हुआ था। सिर के बाल बिल्कुल सफेद थे। शरीर पर सूट पहना हुआ था। चेहरे पर अवश्य उम्र के मुताबिक झुर्रियां थी। रोहतास के कहने पर अर्जुन भारद्वाज कार ड्राइव करता हुआ उस खूबसूरत बंगले तक लाया था जहां अर्जुन भारद्वाज की मुलाकात इस व्यक्ति के साथ हुई थी। जब वो यहाँ आ रहे थे तो एक कार उनके पीछे लगी रही थी जो कि रोहतास के आदमियों की ही थी। वो कार नहीं रुकी थी, सीधा आगे निकलती चली गई थी। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी निगाहों से सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उसके इशारे पर रोहतास बाहर निकल गया। अर्जुन भारद्वाज सतर्क था क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। मुझे जानते हो? उसने बेहद शांत स्वर में पूछा। नहीं, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। कभी तीरथ राम का नाम सुना है? अर्जुन भारद्वाज चौंका। इस नाम को वो सुन चुका था। तीरथ राम छत्तीसगढ़ के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी सरकार चलती थी। हाँ, उस तीरथ राम के बारे में अवश्य जानता हूं जो इस शहर के अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता है। मैं ही वो तीरथ राम हूं। अर्जुन भारद्वाज सामने खड़े तीरथ राम को देखता रह गया, बोला कुछ भी नहीं। शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, तीरथ राम ने कहा। यकीन ना आने का कोई कारण नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। अर्जुन भारद्वाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? क्या तुम रेड लॉयन हो? नहीं, तीरथ राम ने सिर हिलाया। मैं रेड लॉयन नहीं हूं, मैं सिर्फ तीरथ राम हूं। मुझसे क्या चाहते हो? बातें करना चाहता हूं। क्या? बैठो। इस तरह खड़े रहकर आखिर हम कब तक बातें कर सकते हैं? कुछ ही पलों बाद दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तीरथ राम शांत गंभीर स्वर में बोला। तुम मुझे उन सवालों का जवाब देते जाओगे। तुम्हें जो भी पूछना हो मेरे सवालों के बाद पूछना। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे पहले दे दो, अर्जुन भारद्वाज बोला। पूछो। तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता? बहुत गहरा वास्ता है, अगर समझने की चेष्टा करो तो। तुम्हारी मुसीबतों की जड़ का हल मेरे पास है। तुम जिस खेल को जंग का मैदान बनाए हुए हो वो शतरंज का खेल है। चालों से निपटेगा, गोलियों से नहीं। वरना ऐसे तो कभी भी रेड लाइन की गोलियां तुम्हारे शरीर में सैकड़ों छेद बना देंगी। अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। मैं तुम्हें सही रास्ते पर डालना चाहता हूं, इसलिए अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें बुलवा भेजा। तुम्हारा भला चाह रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या, कल के मरते आज मरो, तीरथ राम ने कहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला। अगर तुम्हें मुझसे बात करने में एतराज है तो जा सकते हो, रोकूंगा नहीं। नहीं, तुम बात करो। तीरथ राम ने सिर हिलाया, फिर बोला। तुम छत्तीसगढ़ में क्यों आए? किसी केस के सिलसिले में मुझे बुलाया गया था। सब बात साफ होनी चाहिए। किस केस के सिलसिले में तुम्हें बुलाया गया था? छत्तीसगढ़ के काफी बड़े सेठ अमरनाथ वोरा के बेटे राजन वोरा का किसी ने अपहरण कर लिया था और बदले में कोई फिरौती नहीं मांगी गई। अर्जुन भारद्वाज बेहद शराफत के साथ तीरथ राम की बातों का जवाब दे रहा था। वोहरा ने मुझे दिल्ली से बुलाया था अपने बेटे की तलाश के लिए। फिर तुमने क्या किया? मैंने किसी तरह वोहरा के बेटे राजन वोहरा की तलाश कर ली, उसे ढूंढ निकाला। जहां राजन वोहरा को रखा गया था वो जगह मेरी नजर में आ गई थी।
लेकिन मैं सिर्फ राजन वोहरा को ही वहां से हासिल कर सका। दुश्मन का कोई आदमी अपहरणकर्ता नहीं पकड़ा गया, जबकि मैं उन्हें भी तलाशना चाहता था, परंतु अमरनाथ वोहरा ने मुझे आगे काम करने को मना किया कि उसका बेटा मिल गया, यही बहुत है। उसे इस बात से क्या लेना देना कि अपहरणकर्ता कौन है। तुमने उसकी बात मान ली? हाँ, वो मेरा क्लाइंट था। उसका काम तो लगभग पूरा हो ही गया था। उसने मुझे सिर्फ अपने बेटे की तलाश के लिए हायर किया था, और उसके बेटे को मैंने ढूंढ निकाला था। उसके बाद उसके बाद मैं वापस रवाना हुआ दिल्ली जाने के लिए। अर्जुन भारद्वाज ने उसकी आंखों में झांका। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। तीरथ राम ने सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ जानता हूं। और क्या पूछना है तुम्हें? ये रेड लाइन कौन है? मैं नहीं जान पाया, सिवाय इस बात के कि रेड लाइन का एक ठिकाना होटल ड्रीमलैंड है। कुछ देर खामोश रहकर तीरथ राम ने शांत स्वर में कहा, रेड लाइन जो भी है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अंडरवर्ल्ड में मेरी चलती है, परंतु सिर्फ एक रेड लाइन नहीं है परंतु सिर्फ एक रेड लाइन ही है जिसके सामने मेरी चल नहीं पाती। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। चाहकर भी मैं उसकी ताकत समाप्त नहीं कर पाया, जबकि मैं उसे कमजोर बना देना चाहता हूँ। उसकी मेरी अक्सर ठनी रहती है। छोटी बड़ी झड़पें मेरे उसके आदमियों में होती रहती हैं, लेकिन इन झड़पों से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। 2 सालों से ऐसा ही चल रहा है। अब मैं इस सिलसिले को खत्म कर देने को बेताब हूं। ये बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि इन दिनों तुम रेड लाइन के सबसे बड़े दुश्मन हो। वो तुम्हें खत्म कर देना चाहता है, और अपनी जान बचाते हुए तुम जाने कैसे उसका मुकाबला किए जा रहे हो। उसके कई आदमियों को तुमने शूट भी कर दिया है। स्पष्ट बात है कि अब शूट होने की बारी तुम्हारी है। तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हारी रेड लाइन से दुश्मनी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। रेड लाइन से टकराने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। तुम्हें किसने कहा कि मैं रेड लाइन से टकराना चाहता हूँ? तो आजकल क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ रागिनी के हत्यारे को तलाश कर रहा हूं। तो रेड लाइन से टकरा भी तो रहे हो। मेरा रेड लाइन से टकराने का कोई इरादा नहीं है, अर्जुन भारद्वाज बोला। मुझे सिर्फ रागिनी का हत्यारा चाहिए। लेकिन रेड लाइन तो तुम्हारी जान ले लेना चाहता है, तीरथ राम ने कहा। वो जो मर्जी करे, मैं उसे कुछ करने से रोक तो नहीं सकता। तुम्हारे ख्याल से रागिनी का हत्यारा कौन है? रेड लाइन का कोई आदमी। और उस आदमी ने किसके कहने पर रागिनी की हत्या की होगी? रेड लाइन के कहने पर। अर्जुन ने पहलू बदला। तो फिर रागिनी का हत्यारा कौन हुआ, रेड लाइन या उसका आदमी? रेड लाइन। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी सांस ली। फिर तो तुम तब अपने मुहिम में सफल हो सकते हो जब रेड लाइन को कानून के हवाले करो। उसने अर्जुन भारद्वाज को अपनी बातों के जाल में फांस लिया था। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। खामोश क्यों हो? बोलो, अब क्या चाहते हो? तुम्हारा कहना काफी हद तक सही है। फिर तो तुम्हें चाहिए कि रेड लाइन को पकड़कर कानून के हवाले करो। उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। वो जो भी है बहुत खतरनाक और चालाक है। लेकिन मैं जानता हूं रेड लाइन कौन है, तीरथ राम कटु स्वर में कह उठा। अर्जुन भारद्वाज चौंका। तुम जानते हो? हाँ। फिर तुम अपने उस दुश्मन रेड लाइन को खत्म क्यों नहीं कर? उसे खत्म करना इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। कौन है वो? क्या करोगे जानकर? मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रागिनी की हत्या के संबंध में उसे कानून के हवाले करूंगा। तीरथ राम हंस पड़ा।
बच्चों की तरह बातें मत करो। वो रेड लॉयन है, बेहद खतरनाक संस्था का मालिक। तुम जैसों को तो वो अपनी जुराबों में डाले घूमता है। जब मैं इतनी शक्ति रखते हुए भी, उसके बारे में जानते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम कौन सा तीर मार लोगे? शायद मार लूं। बेकार की बात मत करो। इस तरह तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर किस तरह मैं उसका कुछ बिगाड़ सकता हूं? अर्जुन भारद्वाज ने कश लिया। तीरथ राम ने क्षण भर सोचा, फिर पूर्वता लहजे में बोला, अर्जुन भारद्वाज, सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता हूं, रेड लॉयन को समाप्त करने के लिए। मैंने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हें यहां बुलावा भेजा है। जरा मैं भी तो सुनूं, कैसे बलि का बकरा बनाना चाहते हो मुझे? तुम रेड लॉयन को खत्म करोगे और मैं तुम्हारे हवाले रागिनी का हत्यारा कर दूंगा। मतलब कि तुम रागिनी के हत्यारे को भी जानते हो? अर्जुन भारद्वाज बोला। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं और काफी देर से सब कुछ देख रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं जो भी करना है तुम करो। मैं रेड लाइन के सामने नहीं आना चाहता। डरते हो उससे? नहीं, अंडरवर्ल्ड का बादशाह रेड लाइन से नहीं डरता। सामने न आने की कुछ और ही वजह है। अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट का कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाली, फिर बोला, अब मैं भी कुछ कहूं? क्या? तीरथ राम ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी इन सब बातों का मतलब है कि मैं मौत के कुंडे में छलांग लगा दूं। तुम चाहते हो कि मैं सामने रहकर रेड लायन से लड़ाई लड़ूं और पीछे रहकर तुम मेरी सहायता करोगे। ऐसा करके अगर मैं मारा गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर जीत गया तो तुम्हारे तो पांव 12 हो गए। छत्तीसगढ़ की तुम इकलौती शक्ति बन जाओगे और जीत के बदले में तुम मुझे रागिनी का हत्यारा सौंप दोगे। तीरथ राम कुछ नहीं बोला। मैंने गलत तो नहीं कहा मिस्टर तीरथ राम जी? ठीक कहा। सिर्फ रागिनी के हत्यारे को पाने के लिए मैं इतना बड़ा खतरा मोल लूं? खतरा तो तुम पहले ही मोल ले चुके हो। रेड लायन हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ चुका है। अभी तो फिर भी खतरा एक हद तक ही सीमित है। अगर तुम्हारे साथ मिल गया तो खतरे रूपी तलवार फौरन मेरी गर्दन काट देगी। रेड लाइन के आदमी होटल में घुसकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मेरे आदमी तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। तुम मुझे बहलाओ मत तीरथ राम जी। अर्जुन भारद्वाज ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम्हारे साथ मिलने का खतरा मैं इसलिए मोल लूं कि तुम रागिनी के हत्यारे को मेरे हवाले करोगे। तो तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरा नाम अर्जुन भारद्वाज है। उसे तलाश करने के बाद ही मैं छत्तीसगढ़ से जाऊंगा, पहले नहीं। मेरी ऑफर तुम्हें मान लेनी चाहिए, इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। मेरी निगाहों में तुम्हारी ऑफर मानना सरासर बेवकूफ़ी है, अर्जुन भारद्वाज ने तीखे स्वर में कहा। अगर तुम रेडलाइन की असलियत जानते हो तो अभी तक तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया? तुम्हारे अपने पास ताकत है, आदमी है। किस चीज की कमी है तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? मुझे किसी बात का डर नहीं है, तीर्थराम ने होंठ भींच कर कहा। मैं चाहूं तो उसे कभी भी किसी भी समय शूट कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं ऐसा न कर पाने को मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सिर्फ इतना जान लो कि रेडलाइन मेरा भाई है। भाई? अर्जुन भारद्वाज चौंक पड़ा। हाँ, सगा भाई। चाहे जो भी हो, उसे मैं अपने हाथों से मार नहीं सकता, और मेरे आदमियों के हत्थे वो चढ़ता नहीं है। रेडलाइन कौन है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम्हें मेरी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी तरह मेरे भाई के बारे में जानकर रेडलाइन तक पहुंच जाओगे। ये काम असंभव नहीं तो नामुमकिन है तुम्हारे लिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। जो कर रहे हो वो करते रहो। मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा।
ये जानने के बाद कि रेड लॉयन तीरथ राम का भाई है, अर्जुन भारद्वाज कुछ नहीं कह सका। अगर तुम मेरे लिए रेड लॉयन के खिलाफ काम करो तो मैं अभी तुम्हें रेड लॉयन की असलियत बता दूं। रेड लॉयन की असलियत जानकर बाद में मैं अपने वायदे से पीछे हट गया तो तीरथ राम नाग की तरह नजर आने लगा। तो मैं फौरन तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा, जो अभी तक रेड लॉयन नहीं कर पाया। रेड लॉयन छिप कर खेल खेलता है, ऐसा करना उसकी मजबूरी है, परंतु मैं खुलकर खेल खेलता हूं और कानून ने पता नहीं क्या है, कानून को उंगलियों पर बेचता हूं। तुम्हारा बंडल बांधने में मुझे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। अर्जुन भारद्वाज के होंठों पर बेहद शांत मुस्कान उभरी। तुम्हारा भाई जानता है कि तुम उसके बारे में जानते हो कि वो रेड लॉयन है? नहीं, मैंने ये बात कभी भी उस पर जाहिर नहीं होने दी, कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। मुझे कुछ वक्त चाहिए तीरथ राम। अर्जुन भारद्वाज उठ खड़ा हुआ। किस काम के लिए? इस बात का फैसला करने के लिए कि तुम्हारी ऑफर मंजूर करूं या नहीं। इसमें तो कोई खास सोचने वाली बात नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो है। दो पार्टों के बीच में पिसना नहीं चाहता। ठीक है, सोच लो। कब तक मुझे जवाब मिल जाएगा? मेरे जवाब का तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। हाँ हुई तो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। तीरथ राम ने उसे देखकर सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। अब मैं चलूंगा। ठहरो, रोहताश को बुलाता हूं, वो तुम्हें बाहर तक। आते समय मैंने अच्छी तरह रास्ता देखा था, इसलिए जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बिठा लो। अर्जुन भारद्वाज ने उसकी आंखों में झांका। खुद को चालाक समझकर कभी भी यह जानने की चेष्टा मत करना कि मेरा भाई कौन है। अगर तुमने ऐसा करने की चेष्टा की तो मेरे ही हाथों से मरोगे। तीरथ राम ने खतरनाक लहजे में कहा। हाँ, अपने तौर पर बेशक जानने की चेष्टा करते रहना कि रेड लॉयन कौन है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। अर्जुन भारद्वाज के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। वैसे भी तुम्हें इस बारे में कभी नहीं मालूम हो सकेगा कि मेरा भाई कौन है। मुझे तुम्हारे भाई में नहीं, रेड लॉयन में दिलचस्पी है। मैं भी यही कह रहा हूं कि मेरे भाई में नहीं, रेड लाइन में ही दिलचस्पी रखना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैंने तुम्हारे सामने एक ऑफर रखी है, अगर वो नहीं पसंद तो उसे भूल जाना। मैं तुम्हारी हर बात को याद रखूंगा तीरथ राम। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज पलटा और उस कमरे से बाहर निकलता चला गया। होंठ भींचे तीरथ राम उठा और कमर पर हाथ बांधे चहलकदमी करने लगा। कुछ ही क्षणों उपरांत रोहताश ने भीतर प्रवेश किया। क्या रहा बॉस, वो माना? नहीं, उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। तीरथ राम ने होंठ भींच कर कहा। और मेरे ख्याल में उसे इस बारे में बात करके और मेरे ख्याल में उससे इस बात कर और मेरे ख्याल में उससे इस बारे में बात करके मैंने गलती की। इस इंसान को छेड़कर शायद मैंने गलत कदम उठा लिया है। ऐसी क्या बात हो गई सर? तुम नहीं समझोगे। खैर सुनो, अब इस अब इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है, समझे? ये किस वक्त क्या करता है, क्या कदम उठाता है, मुझे इस बात की जानकारी मिलती रहनी चाहिए। ओके बॉस।